वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट कैसे होता है? आपने चिक डेवलपमेंट की स्लाइड्स देखी होगी। चिक डेवलपमेंट आपने पढ़ा था 18 आवर्स की, 72 आवर्स, 96 आवर्स, और उसमें एक स्ट्रक्चर देखी थी आपने, सोमाइट्स। वो जो सोमाइट्स है उसी का कन्वर्जन किस में होता है? वर्टिब्री में होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसको क्या बोलते हैं? रीड गैडी कहते हैं, और ईच यूनिट उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री कहते हैं। तो ये वर्टिब्री की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहले उसको समझना है, फिर हम पढ़ेंगे वेरिएशन। वर्टिब्री की पहले क्या समझेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर, और फिर पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन कौन से? पहला तो ये वेरिएशन कि ये जो बोन है, ये जो वर्टिब्री है, किस एनिमल की है? फिशिस की है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, एविज है, मैमल्स। एक तो ये वेरिएशन हो रहा है। दूसरा कि ये जो वर्टिब्री है, ये एटलस है, एक्सिस है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कोडल है, ये वेरिएशन है। ठीक है ना? तो टेक्निकली समझेंगे तो क्या होगा, सारे एनिमल्स का साथ साथ चलते रहेंगे। पहले मैं एक सामान्य जो वर्टिब्री होती है, कॉमन वर्टिब्री है, उसके बारे में समझाऊंगा, और उसको उसी रूप में आपको लेना है। ठीक है? पहला बात, सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर में वर्टिब्री है उसका काम क्या है, और उसके ऑर्गन की बात कर रहे हैं। वर्टिब्री आपने देखा कैसे रहती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, आगे की ओर आपने देखा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? ब्रेन होता है। यहां पर क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्रेन होता है। ब्रेन के बाद में पीछे क्या होता है? यहां पे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। आप इसको अभी समझेंगे ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हो गया ब्रेन। अब ब्रेन के ऊपर इसको प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है? स्कल से। तो यहां पे ये जो पार्ट है वो स्केलेटन सिस्टम में क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं स्कल बोलते हैं। ये हो गया स्कल। स्कल में आपने पढ़ा हुआ है कि यहां से मैंने कहा लेके और आगे तक का पार्ट है, उसको तो हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। और उसके आगे के पार्ट से क्या बनेगा? फेस। अभी हमें वहां फोकस नहीं करना है, हमें वर्टिब्री समझनी है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम एक कॉमन ट्यूब की तरह तो नहीं है, एक कॉमन ट्यूब की तरह नहीं है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में है। यानी कि हम ये कहें कि वर्टिब्री की कंडीशन कैसी है? यहां पर एक वर्टिब्री आएगी, यहां पे दो वर्टिब्री है, ऐसे बहुत सारी ये वर्टिब्रीज है। जैसे किसी मोती में धागा डाला हुआ होता है, इस ऐसे बहुत सारी वर्टिब्री है। यानी हर वर्टिब्री के अंदर क्या होगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। एक वर्टिब्री आई, फिर उसके बाद में दूसरी वर्टिब्री होगी, फिर तीसरी वर्टिब्री, और सभी की वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक कैनाल बना लेती है, और जिसमें क्या रहता है? ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आगे मैं ऐड करने वाला हूं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रीज के अंदर। देखिए यहां पे हमने कहा कि जो यूनिट होती है, वर्टिब्रल कॉलम की यूनिट है, यूनिट को क्या बोलते हैं हम? वर्टिब्री बोलते हैं। और किसी भी वर्टिब्री है उसके कॉमन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहां पे मैं एक सिंबॉलिक रूप से डायग्राम बना लेता हूं कि वर्टिब्री ऐसे है, एक ब्लॉक की तरह दिखाई दे रही है आपको। ये मान लेते हैं एक वर्टिब्री है ब्लॉक की तरह। यहां पे मैंने कहा ये स्पाइनल कॉर्ड की एंट्री के लिए इसमें क्या होती है? एक कैनाल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल बोलते हैं। तो यहां पे इसमें आगे की ओर एक कैनाल होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरल कैनाल कहते हैं। न्यूरल कैनाल, न्यूरॉन्स, नर्व्स। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स, ये स्पाइनल कॉर्ड किसका बना? न्यूरॉन्स का। वो उसी कैनाल में से निकल रहा है, इसके लिए नाम क्या पड़ा है? न्यूरल कैनाल कहते हैं। ये वाली न्यूरल कैनाल है, होलो है इस तरीके से, और ये यहां से लेके इस पूरी वर्टिब्री के बैक साइड में फैली रहती है और पीछे की तरफ खुलती है। ये पूरी न्यूरल कैनाल है। आपने इस डायग्राम में देखा मैंने न्यूरल कैनाल कहां बनाई है? सेंटर में नहीं बनाई है, थोड़ी ऊपर बनाई है। ऐसे सेंटर में नहीं बनी है, इसको थोड़ा ऊपर बनाया है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसमें नीचे एक और स्ट्रक्चर है, यहां पे एक हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्री, ठीक है ना, और वो हार्डेस्ट पार्ट है वो भी पीछे से आगे से पीछे की तरफ ऐसे फैला रहता है। इस हार्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रम बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या है? उसका नाम पहले मैं लिख देता हूं। क्या नाम लिखा हमने? न्यूरल कैनाल। ये वाला जो पार्ट था वो था न्यूरल कैनाल, और इसके नीचे जो हार्डेस्ट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रम बोलते हैं। तो किसी भी वर्टिब्री के एंटीरियर पार्ट में भी क्या होगा? सेंट्रम होगा, और पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर भी क्या होगा? सेंट्रम होगा। न्यूरल कैनाल पूरी आर पार निकली हुई है। तो सेंट्रम है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है।
यानी कि हार्डेस्ट पार्ट है। यानी एक वर्टिब्री को रखा, दूसरे पर वर्टिब्री आई और इसके ऊपर अगर वजन डालेंगे तो सारा वेट कौन बियर करेगा? सेंट्रम बियर करेगा। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते हैं हम आरसीसी के सरिये डाल देते हैं ना, इस तरीके से, तो वो बियर करने का काम करता है। तो यहां पे जो हमारे पास स्पेस था वो लिमिटेड स्पेस था, इसीलिए न्यूरल कैनाल थोड़ी ऊपर है और ये सेंट्रम क्या है? नीचे की तरफ रखा गया है। ये मैंने क्यों बताया है? अभी यहां पे आगे है न्यूरल कैनाल, पीछे क्या है? और जब ये वर्टिब्री आपस में जुड़ेगी तो ट्रेन के डिब्बे के समान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं यहां पर बताता हूं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये वर्टिब्री आपने देखी है बॉडी के अंदर, आगे से पीछे की तरफ यहां पे बना लेते हैं ऐसे, ऐसे वर्टिब्री बनी हुई है ना, ये ऐसे बनी है वर्टिब्री। इसको आप थोड़ा इमेजिन कीजिएगा। ऐसे मान लेते हैं ये मैंने 3-4 वर्टिब्री बना दिया, ये वर्टिब्री है। जैसे एक वर्टिब्री है 1 2 3 और 4, और यहां से जो आगे की वर्टिब्री होगी उसका न्यूरल कैनाल चौड़ी होगी, और पीछे जैसे जैसे जाएंगे न्यूरल कैनाल का साइज क्या होगा? घटता जाएगा। क्यों घटेगी ये न्यूरल कैनाल? इस न्यूरल कैनाल का साइज है वो धीरे धीरे छोटा क्यों होता जाता है? क्योंकि इस न्यूरल कैनाल में क्या रहता है? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड कैसा है? जहां से स्पाइनल कोड ब्रेन के साथ में कनेक्टेड है वो पार्ट कैसा होता है? ब्रॉड है, चौड़ा है, और नीचे की तरफ धीरे धीरे क्या होगा? नैरो होता जाएगा। तो अंडरस्टूड बात है कि जो आगे की जो वर्टिब्री होगी उनका न्यूरल कैनाल बड़ा होगा और सेंट्रम छोटा होगा। पीछे जाएंगे न्यूरल कैनाल छोटी हो जाएगी, सेंट्रम बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? इस एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने पर आप जब किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की वर्टिब्री को लाइन से लाइन अगर लगाना हो तो सीक्वेंस में कैसे लगाओगे? न्यूरल कैनाल और सेंट्रम के साइज को ध्यान में रखते हुए कि जिसकी न्यूरल कैनाल सबसे बड़ी है उसको एकदम आगे, जिसकी न्यूरल कैनाल सबसे छोटी है वो पीछे होगा। तो मिड वाली में क्या होगा? न्यूरल कैनाल सेंट्रम का साइज बराबर होगा। ओके, न्यूरल कैनाल बड़ी है, यहां जाएंगे छोटी होगी, सेंट्रम ऊपर छोटा है नीचे बड़ा होता रहेगा, और बीच वाली वर्टिब्री में क्या होगा? न्यूरल कैनाल और सेंट्रम का साइज लगभग क्या होगा? बराबर होगा। समझ आई बात? तो पहला पॉइंट तो यह आया कि हमें अरेंज करना है किसको? वर्टिब्री को। तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखें? साइज की बात। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात आएगी, फिर मैं इसको आगे चलाएंगे। सेंट्रम क्या है? Center is very specific to identify a particular group of the animals. Just like if we want to differentiate the vertebrae of the species amphibian, reptile, avian, mammals, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है सेंट्रम की। कैसे? अभी देखते हैं। यहां पर मैंने कहा ये जो सेंट्रम है ये आगे कैसा है? सेंट्रम है, और पीछे भी सेंट्रम है। ओके, अगर मैं इसको यहां से देखता हूं, फ्रंट से देखता हूं, तो ये मुझे कैसी दिखाई देगी वर्टिब्री? तो ये मुझे ऐसी दिखाई देगी। अगर मैं इसके फ्रंट व्यू को बनाता हूं, ऐसे दिखाई देगी। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, और यहां पे ऊपर क्या बनी हुई है? यहां पे क्या बनी हुई है? न्यूरल कैनाल बनी हुई है, और नीचे की तरफ क्या है? एक सेंट्रम है। यहां पे अगर इसको मैं इस साइड से देखता हूं, इसको जब मैं बैक से भी देखूंगा तो भी हमें कैसी दिखाई देगी? ये ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि एक सेंट्रम आगे है, वैसे दूसरा सेंट्रम क्या है? इसके पीछे। ये सेंट्रम की शेप कैसी है? इसको मैं सिंप्लीफाइड बनाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए यहां पे सिंप्लीफाइड बनाने के लिए कि ये एक वर्टिब्री है, ये इसके आगे का पार्ट है सेंट्रम का, और ये है सेंट्रम का पीछे का पार्ट। ये सेंट्रम का आगे का पार्ट है और ये सेंट्रम का क्या है? पीछे का पार्ट है। और दोनों कैसे हैं? फ्लैट, प्लेट लाइक। फ्लैट है, प्लेट लाइक, आगे भी फ्लैट पीछे भी फ्लैट, दोनों तरफ। दोनों को ड्यूल बोलते हैं, और ड्यूल को क्या बोलते हैं? एम्फी बोलते हैं। एम्फी भी आपने पढ़ा है ना, एम्फीबायोस, ड्यूल नेचर में ना, एम्फीबायो, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल। और यहां पर मैंने कहा सेंट्रम आगे भी प्लेट की तरह पीछे भी प्लेट की तरह है, एम्फी प्लेटायन। ऐसे सेंट्रम को क्या बोलते हैं हम? एम्फी प्लेटायन सेंट्रम बोलते हैं। टेक्निकल चीजों को समझने की जरूरत है। एम्फी प्लेटायन ऐसे बोलते हैं इसको, एम्फी प्लेटायन। एम्फी प्लेट, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इसी का एक और नाम है, इसको हम ए सिलस भी बोलते हैं। ए सिलस भी बोलते हैं। ए सिलस, ए मीन्स होता है एब्सेंट, और सिलोम का मतलब होता है कैविटी। इसमें कोई कैविटी नहीं है, पैक है एकदम, ठीक है ना, इसलिए नाम क्या रखे? ए सिलस भी होता है, एम्फी प्लेटायन। और ऐसा किसमें होता है?
ऐसे वाला किसमें होता है? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? मैमल्स। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके वर्टिब्री में सेंट्रम कैसा होगा? एम्फीप्लेटायन होगा, चाहे वो सर्वाइकल है, थोरेसिक है, सैक्रल, लंबर कोडल। अगर मैमल की है तो उसका सेंट्रम कैसा होगा? एम्फीप्लेटायन। तो आपके सामने अगर कोई वर्टिब्री पड़ी हुई है और आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस एनिमल कैटेगरी की है, तो आप उसके सेंट्रम को चेक करना है, बाकी सब बात की बात है। अगर ऐसा हो, ये जो सेंट्रम है आगे से तो ऐसा कनकेव, पीछे हो कन्वेक्स, ऐसे बना हुआ हो सेंट्रम, आगे की तरफ क्या है? कनकेव, अवतल है, केव बनी हुई है, और पीछे क्या? कन्वेक्स है। ये क्या है? सीलोम की तरह है ना, सील का मतलब कैविटी, कहां? आगे, इसलिए इसको प्रोसीलस बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसीलस सेंट्रम बोलते हैं। प्रोसीलस सेंट्रम बोलते हैं। इसका उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब आगे की तरफ कॉन्वेक्स और पीछे की तरफ कैसा हो? अगर कनकेव हो, ऐसा बना हुआ हो, ठीक है ना, ऐसा बना हुआ हो, इसको बोलते हैं ओपिस्थोसिलस बोलते हैं। ओपिस्थो, इसको बोलते हैं हम ओपिस्थोसिलस बोलते हैं, ओपिस्थोसिलस बोलते हैं। समझ आ रही है ना बात? अगर ऐसा हो कोई जिसमें सेंट्रम आगे और पीछे दोनों ही कैसा हो, तो क्या बोलेंगे? बोलो। यहां क्या बताया? दोनों तरफ प्लेट है तो एम्फीप्लेटायन, दोनों तरफ क्या है? केव है, दोनों तरफ सिलोम है, एम्फीसिलस। क्या बोलते हैं इसको? एम्फीसिलस बोलते हैं, एम्फीसिलस बोलते हैं। समझ रही बात? तो आप कैटेगरी को पता कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करें, ये जो ओपिस्थोसिलस है, ठीक है ना, अब इसमें अपने बात करें इसकी रैबिट की बात, रैबिट नहीं, चिक की बात करें, फॉल की, तो उसमें क्या ऐसे होती है उससे स्ट्रक्चर, ऐसे सेडल लाइक बोलते हैं इसको, सेडल लाइक, ठीक है ना, सेडल लाइक, या हिट्रोसिलस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिट्रोसिलस बोलते हैं। और ये किस में होता है? बर्ड्स के अंदर होता है, एविज कैटेगरी के अंदर होता है, एविज में होता है। तो अगर ऐसा सेंट्रम हो तो आप समझ जाएंगे किसका है? एविज का है। एम्फीप्लेटायन है तो आप क्या समझ जाएंगे? वो मैमल्स का है। फ्रॉग, एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन में डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रे में डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे प्रोसिलस है, ये भी एम्फीबियन के अंदर होता है, और ओपिस्थोसिलस है, वो भी होता है। तो कहने की बात है, तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लें, कौन कौन से क्या होता है सेंट्रम है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन से सेंट्रम होता है, तो आप किसी भी वर्टिब्रे को देख के क्या पहचान पाएंगे कौन से एनिमल का है। जैसे अपने बात करें, यहां पर देखो, यहां पे अपने एक एनिमल को लेते हैं, ऐसा पेन देना, यहां पर आप देखें, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? न्यूरल कैनाल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कौन सी है? न्यूरल कैनाल है। तो न्यूरल कैनाल आगे भी है और न्यूरल कैनाल यहां पर पीछे भी है, आर पार निकल रही है। और इसे न्यूरल कैनाल के नीचे का जो पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रम। ये वाला पार्ट क्या है? सेंट्रम है। इधर भी ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सेंट्रम है। और कैसा है? दोनों तरफ आप देखेंगे प्लेट की तरफ फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, प्लेट और प्लेट, एम्फीप्लेटायन। इसका मतलब ये वर्टिब्रे किसकी है? मैमल की है। और हमारे सिलेबस में मैमल कौन सा है? रैबिट। इसका मतलब ये किसका है? रैबिट का। दूसरा तो सिलेबस में नहीं है, तो मैं दिमाग दुखाने की जरूरत नहीं है। अब साथ में आपने क्या देखा? इसका न्यूरल कैनाल ये वाला और सेंट्रम का साइज लगभग बराबर है। इसका मतलब ये ना तो आगे की है ना पीछे की है, बीच की है, यानी कि थोरेसिक की बैक साइड की है और या लंबर में से, लंबर में से। वो कैसे होगी वो हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे ही हम एक और एनिमल की बात करें, यहां पर आप देखो, इस वाले में ये तीन वर्टिब्रे आपस में जुड़ी हुई है, तीन वर्टिब्रे जुड़ी हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें देखें ये न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल आगे का पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है? इसको घुमाता हूं, देखो इसके पीछे कैसा दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, यहां पर कनकेव है, कनकेव है। बैक साइड में देखो कैसा है? उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, कनकेव और कन्वेक्स है। अब देखो यहां पे, यहां पर आप देखेंगे ये वाली आगे की तरफ है, कौन सा है?
कॉन्वेक्स है और पीछे कनकेव है, तो क्या बोलेंगे? ओफिस्टोसिलस कहते हैं। तो आप इसको देखेंगे और रैबिट के साथ में इसका कंपैरिजन करके देखो क्लियरली। इसमें न्यूरल कैनाल के नीचे कैसा पार्ट है? न्यूरल कैनाल के नीचे है कैविटी बनी हुई है क्लियरली, और इसमें कैसा है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहां पर देखो एकदम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस है। अपोजिट में देखिए पूरा फूला हुआ पार्ट है और इसमें ऐसा फूला हुआ नहीं है, तो ये एम्फीप्लेटायन, ये ओफिस्टोसिलस है। तो कहने की बात है कि सेंट्रम को देख के आप वर्टिब्री में क्या पहचान कर पाते हैं कि वो एनिमल कौन सा है, कौन सा एनिमल है, उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? सेंट्रम से पता करेंगे। और न्यूरल कैनाल और सेंट्रम के साइज से हमें उसकी पोजीशन का पता चलेगा, कौन सी वर्टिब्री एंटीरियर पार्ट की और कौन सी पोस्टीरियर पार्ट की है। दो बातें समझ में आई। अभी और डिटेलिंग में देखो। अब यहां पे ये जो मैंने एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाई है, इसी में देखो ये न्यूरल कैनाल है। कई बार क्या होता है, इसके आगे की ओर एक ऐसा स्पाइन निकला रहता है, ऐसा एक स्पाइन निकला रहता है, ऐसे इस तरीके से, जैसे झोपड़ी होती है ना हट के समान, ये वाला एक स्पाइन निकला रहता है ऊपर की तरफ। ये स्पाइन कहां है, किसके ऊपर है? न्यूरल कैनाल के, इसलिए इसका नाम है न्यूरल स्पाइन। ठीक है ना, ये किसके ऊपर है? न्यूरल कैनाल के ऊपर है, इसलिए इस स्पाइन का नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन कहते हैं। रटने की बात नहीं है, न्यूरल स्पाइन हो गया। कई बार कुछ वर्टिब्री में, जरूरी नहीं है सभी में हो, कुछ वर्टिब्री में यहां पर नीचे की तरफ भी एक और स्पाइन होता है, इस तरीके से बना हुआ, ऐसे भी एक स्पाइन होता है, ऐसे बना हुआ। और इस स्पाइन में क्या है कि यहां पे दो कैनाल होती है पतली, जिसमें से ब्लड की कैपिलरीज निकलती है, और ब्लड के लिए वर्ड का क्या लेते हैं? हीम। इसलिए इस स्पाइन का नाम है हीमल स्पाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हीमल स्पाइन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्पाइन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? एनिमल पे डिपेंड करता है, एनिमल की कौन सी प्रजाति का है और वर्टिब्री कहां की है। वर्टिब्री की शेप और कैसे बदलेगी, कैरेक्टर कौन से एनिमल की है तो बदलेगी, या कहां पर है, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, उसके आधार पर होती है। तो अब ध्यान से सुन के बताना मेरे को, सोच करके। मैंने कहा न्यूरल कैनाल के ऊपर एक स्पाइक बना हुआ है, जैसे बाल का स्पाइक बनाते हैं, न्यूरल स्पाइन हो गया। नीचे क्या है? हिमल स्पाइन है। क्या सर्वाइकल पार्ट है, इसमें ये स्पाइन हो सकते हैं क्या मैमल्स में? अगर होते हैं तो गर्दन ऐसे थोड़ी होती, अपनी गोल थोड़ी होती, समझाई बात। सर्वाइकल वर्टिब्री है, अगर स्पाइन होते, हम कहते हैं ना इस व्यक्ति का नाक लंबा है, नाक लंबा नहीं होता, अंदर बोन लंबी है, नेजलिस, मुंह लंबा है, मुंह गोल है, स्केलेटन सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर हमारे यहां पे न्यूरल स्पाइन होता और आगे हिमल स्पाइन होता तो गर्दन गोल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वाइकल वर्टिब्री में न्यूरल स्पाइन और न्यूरल स्पाइन रिड्यूस्ड, इतना ज्यादा छोटा, रिड्यूस्ड कि आप उसको बाहर से फील भी नहीं कर पाएंगे। करेक्टर समझ में आया ना? अगर ये न्यूरल स्पाइन हिमल स्पाइन बड़े होते तो क्या होता? गर्दन के मोमेंट में दिक्कत आती, ठीक है ना, ऐसे मोमेंट में दिक्कत आती, गर्दन को घुमाने में दिक्कत आती, और ना तो गर्दन नीचे होती ना ही गर्दन ऊपर होती। ये रटने की बात नहीं है स्केलेटन सिस्टम समझते समय। तो जितने भी एनिमल है आप क्या करेंगे, चाहे एविज की बात कर लें, चाहे रेप्टाइल की बात कर लें, और एम्फीबिया की और मेमल्स के अंदर, सभी की सर्वाइकल वर्टिब्री में न्यूरल स्पाइन रिड्यूस्ड और हिमल हाईली रिड्यूस्ड। दो कैरेक्टर बताए ना हमने सर्वाइकल वर्टिब्री के, दो कैरेक्टर कौन कौन से हुए? न्यूरल स्पाइन रिड्यूस्ड, हिमल स्पाइन हाईली रिड्यूस्ड, न्यूरल कैनाल साइज में बड़ी होगी और सेंट्रम छोटा होगा। अब याद करने की जरूरत थोड़ी है आपको एग्जाम में। चार बातें आई, अब आपको एग्जाम में आ गया रैबिट की सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सर्वाइकल वर्टिब्री ऑफ द रैबिट। पॉइंट सुनिएगा, न्यूरल स्पाइन रिड्यूस्ड होगा, हिमल स्पाइन हाईली रिड्यूस्ड होगा, न्यूरल कैनाल बड़ी होगी, सेंट्रम छोटा होगा, लेकिन सेंट्रम एम्फीप्लेटायन होगा। जैसे हमने कहा रेप्टाइल, तो हम क्या चेंज करेंगे? केवल सेंट्रम। करेक्ट तो वही रहेगा ना, समझ आ रही है ना बात टेक्निकली। चलो अब यहां पर हम देखते हैं, ये जो आपस में मैंने कहा वर्टिब्री आपस में जुड़ी हुई है, जैसे ट्रेन में डिब्बे जुड़े रहते हैं, ऐसे वर्टिब्री आपस में जुड़ी हुई है। तो ट्रेन के डिब्बे में आपने देखा होगा एक डिब्बे का आगे एक पाइप सा निकला रहता है, पीछे भी, और वो दोनों डिब्बे वहां से जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, है ना, ट्रेन के डिब्बों की तरह।
आपने देखा होगा ना ट्रेन के अंदर कि ट्रेन का जब आप एक डिब्बे को देखते हैं बोगी को, तो यहां पर एक निकला रहता है ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक पीछे होती है, और दूसरी जब बोगी आती है उसके साथ में, तो उसमें भी ऐसे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहां से ये जुड़े रहते हैं आपस में। तो इन वर्टिब्री के अंदर भी ऐसा होता है। इस वर्टिब्री में आगे की और दो खूंटी नुमा पैग लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकली रहती है। यहां पे अगर मैं यहां पर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां पे बाहर की तरफ पैग लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकली रहती है, यहां पे सिमिलरली यहां पे निकली रहती है, ऐसे बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यहां से एक पैग लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, एक पैग लाइक स्ट्रक्चर यहां निकली हुई है ऐसे। आगे वाली है उससे बोलते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस, और पीछे है तो पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। तो इसका नाम लिख देते हैं अपने, प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। प्री जाइगोपोफाइसिस, आगे वाली स्ट्रक्चर क्या होगी? प्री जाइगोपोफाइसिस। पीछे की तरफ अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। ये पीछे वाली क्या है? पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइगोपोफाइसिस? प्री जाइगोपोफाइसिस मेक्स द कॉन्टैक्ट विद द एंटीरियर वर्टिब्री, and post zygopoiesis makes the contact with the posterior vertebrae. कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि एक अब एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। किसी भी वर्टिब्री के आगे निकला है प्री zygopoiesis, पीछे की तरफ क्या है? पोस्ट zygopoiesis। प्री zygopoiesis का काम क्या है? आगे की वर्टिब्री से कांटेक्ट करना, और पोस्ट zygopoiesis का काम क्या है? पीछे की वर्टिब्री का। अगेन दोबारा रिपीटेशन कर रहा हूं, प्री zygopoiesis का काम क्या है? और आगे वर्टिब्री नहीं है तो ओके, यही बात भाई। एटलस वर्टिब्री कौन सी है? फर्स्ट। हमारे वर्टिब्रल कॉलम की पहली वर्टिब्री कौन सी है? एटलस है, फर्स्ट सर्वाइकल, और उसके आगे क्या है? स्कल है, वर्टिब्री नहीं है, इसलिए प्री zygopoiesis एब्सेंट होगा, लेकिन पोस्ट zygopoiesis होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बताया आपको समझना है प्री zygopoiesis पोस्ट zygopoiesis का फंक्शन क्या है, टेक्निकली समझना है। और ऐसा नहीं है कि रैबिट में होगा, सारे एनिमल्स हैं, स्पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवेज, मैमल, सभी के अंदर। एटलस वर्टिब्री में क्या होगा? प्री zygopoiesis एब्सेंट होगा। देन व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द एटलस? न्यूरल कैनाल ब्रॉड होगी, सेंट्रम रिड्यूस्ड होगा, न्यूरल स्पाइन रिड्यूस्ड होगा, हीमल हाईली रिड्यूस्ड होगा, प्री zygopoiesis एब्सेंट होगा, पोस्ट zygopoiesis होगा, विच मेक्स द कॉन्टेक्ट विद द एक्सिस वर्टिब्री। समझ में आ रही है कहानी? ये सेम कंडीशन थ्योरी में भी आएगी, प्रैक्टिकल में भी आएगी एग्जाम के अंदर। टेक्निकली समझोगे तो लफड़ा नहीं रहेगा, टेक्निक नहीं करो तो रटते रहना, फिर कहेंगे ऑस्ट्रोलॉजी बड़ा पार्ट बन गया। तो कहने की बात है, यहां पे मैं बात करूं किसकी? एटलस की बात। किसकी? रैबिट के एटलस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो रैबिट की एटलस ऐसे दिखाई देती है, ऐसे इस तरीके से दिखाई देती है। जब आप देखेंगे ना स्ट्रक्चर को, मैं बना देता हूं यहां पे, ऐसे ऐसे दिखाई देती है। यहां पर न्यूरल कैनाल है, हाईली रिड्यूस्ड क्या होता है इसमें? सेंट्रम होता है। ये किसकी है? एटलस, रैबिट की एटलस है। ये हो गई एटलस, रैबिट की हो गई है। अब मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूं, आपको पता है ये क्या है? न्यूरल कैनाल। लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं एन कैनाल। ये है न्यूरल कैनाल, और इसके नीचे की तरफ कौन सा है? सेंट्रम है। बाकी कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले बता दिया न्यूरल कैनाल बड़ी होगी, न्यूरल स्पाइन रिड्यूस्ड होगा, हीमल स्पाइन नहीं के बराबर। अब बात करते हैं सेकंड वर्टिब्री कौन सी है? एक्सिस वर्टिब्री होती है सेकंड। अब ये जो एक्सिस होती है, फर्स्ट के बाद में जो सेकंड वर्टिब्री आ रही है, उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। देखो अगर जब आप उसको साइड में से देखेंगे ना, ऐसे देखिए यहां पे, ये देखो डायग्राम, इसका बोन्स का डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। बहुत मेहनत करोगे बार बार तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होती है एक्सिस। किसका एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं? रैबिट की बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना। रैबिट के एक्सिस के अंदर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर कौन सी कैनाल है? न्यूरल कैनाल। ये वाली कैनाल कौन सी है? ये तो है न्यूरल कैनाल है। और ये ऊपर स्पाइन कौन सा है? ये वाला है न्यूरल स्पाइन, बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल फीचर आ गया यहां पे,
पैग लाइक स्ट्रक्चर, खूंटी के समान, और दिस स्ट्रक्चर मेक्स द स्पेशल टू द एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज ओडोंटोइड प्रोसेस, and odontoid process is only found in the axis vertebrae of all animals, only found in the axis vertebrae. This is the key feature, key identifying feature of the axis. I am saying here that this is the axis of rabbit. Axis of the rabbit means I have noticed the odontoid process and this axis belongs to the rabbit. How can I judge? On the basis of centrum. ये कौन सा है? सेंट्रम. सेंट्रम कौन सा है इसका? एम्फीप्लेटायन. एम्फीप्लेटायन सेंट्रम है, मैमल हो गया, ओडोंटल प्रोसेस है, तो एक्सिस हो गया, नो कंफ्यूजन. एंड प्री जाइगोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस आर प्रेजेंट. तो एक्सिस के कैरेक्टर क्या क्या हो गए? कॉमन कैरेक्टर, प्री जाइगोफाइसिस प्रेजेंट which makes the contact with the atlas vertebrae, that is the first cervical vertebrae, and the post zygophysis present that makes the contact with the third vertebrae, that is the typical cervical vertebrae. Neural canal is the broad and centrum is in small size. Pre and the post zygophysis are found and bold करते हुए odontoid process are the present and the centrum is the amphipleton. और कुछ पूछना ही नहीं है. और किसी और एनिमल का होता तो वेरिएशन कहां डालते हम? सेंट्रम में. ओडोंटोइड प्रोसेस होगा, की फीचर है. इसका की फीचर क्या है एटलस का? प्री जाइगोफाइसिस नहीं है. सुन रही है ना बात? अब देखो तीसरी बात करता हूं, टिपिकल सर्वाइकल की बात कर रहे हैं. टिपिकल सर्वाइकल ये इधर से सामने से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी बनी गई. सामने देखोगे तो यहां क्या होगा? न्यूरल कैनाल होगी या ओडोंटोइड प्रोसेस होगा. इसकी बात करते हैं अपने, किसकी? टिपिकल सर्वाइकल की. टिपिकल सर्वाइकल देखेंगे आप इसकी तो लगभग आपको ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी. यहां पे बड़ी सी होगी न्यूरल कैनाल होगी और यहां पर इसमें क्या होगा? सेंट्रम होगा. समझ आई बात? आपको इस एंगल से देखना है, ये वाला एंगल, फ्रंट वाला एंगल है ना, इससे देखेंगे ना फ्रंट एंगल से, तब ऐसे दिखाई देगी. ये न्यूरल कैनाल है, ये सेंट्रम है. सेंट्रम थोड़ा बड़ा हो गया है. और अगर इसका थोड़ा सा मैं अगर साइड व्यू बनाने की कोशिश करूं तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे. समझ में आ रही बात? यहां पर क्या होगा? कौन सी स्ट्रक्चर होगी? प्री जाइगोफाइसिस. यहां निकले होंगे. पोस्ट जाइगोफाइसिस का होगा, इसकी बैक साइड के अंदर होगा. लेबलिंग की बात करनी है तो यहां पर देखो छोटा सा क्या बना है, इसमें न्यूरल स्पाइन बना हुआ है. यहां पर कौन सी स्ट्रक्चर है? प्री जाइगोफाइसिस होता है. नाम रटने की कुछ ही जरूरत नहीं है. ये कौन सी है? न्यूरल कैनाल है. ये क्या है? सेंट्रम है. एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? द एटलस एक्सिस एंड द टिपिकल सर्वाइकल. व्हाट इज द डिफरेंस? The pre-zygophysis absent, pre and the post present, and pre and the post present, but odontoid process is the present, odontoid process is the absent. हो गया ना तीनों में अंतर. और तीनों में कौन सा है सेंट्रम? एम्फीप्लेटायन. किसकी बात कर रहे हैं? मैमल्स का है. कंफ्यूजन नहीं है ना? टफ है क्या ऑस्ट्रोलॉजी समझना? अब किताब से पढ़ोगे तो दिमाग घूमने लग जाएगा, ऐसे नहीं आपको समझना. इसके बाद में क्या नाम आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये होगी सर्वाइकल कंप्लीट होगी. फिर थोरेसिक. रैबिट में दो टाइप की थोरेसिक होती है, एक होती है एंटीरियर थोरेसिक, दूसरी होती है पोस्टीरियर थोरेसिक होती है. दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले डायग्राम में देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको. यहां पढ़ते हैं, देखिए अगर साइड व्यू में बनाऊंगा एक बार में ही समझ जाएंगे आप. यहां पे एम्फीप्लेटायन है और यहां पे एक लंबा सा स्पाइन है, इतना लंबा सा स्पाइन है. न्यूरल कैनाल तो होगी, यहां पर आ गया सेंट्रम का पार्ट. अगर मैं लेबलिंग करूं तो इसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूरल स्पाइन. बहुत लंबा है. यहां पे कौन सी होगी? न्यूरल कैनाल होगी. और नीचे की तरफ कौन सा होगा? सेंट्रम होगा. कौन सा सेंट्रम? एम्फीप्लेटायन होगा. ये वाली जो वर्टिब्री है, आप इसको देखें, इस डायग्राम के साथ में मैच करते हुए देखें. ये बैक साइड में गई हुई है, यहां से आप देखें.
इस वर्टिब्री को। आ रहा है ना इसमें? देखो ये क्या है, न्यूरल स्पाइन है, कहां पर है, पोस्टीरियरली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। अब आगे पे देखें तो क्या दिखाई देगा, यहां पर क्या है, न्यूरल कैनाल है, बड़ी सी है न्यूरल कैनाल, और नीचे क्या है, सेंट्रम। बैक साइड में देखेंगे न्यूरल कैनाल खुल रही है, नीचे सेंट्रम, दोनों का सेंट्रम कैसा होता है, प्लेट लाइक है, यानी एम्फीप्लेटायोन है। न्यूरल कैनाल यहां पर खुल रही है, और ये पर क्या है, न्यूरल स्पाइन बैकवर्ड। और यहां पर आप देखें, मैं दिखाता हूं आपको इसमें प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, यहां ये जो दो अटैचमेंट साइट है दिखाई दे रहा है, ये दोनों अटैचमेंट साइट क्या है, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस है, और पीछे की तरफ क्या है, यहां पर जुड़े हुए हैं पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, ये वाले पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस है। तो ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे। यहां पर देखें आप, हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है ना। तो यहां पर देखो ये दोनों क्या है, एंटीरियर थोरेसिक क्या है, आगे की तरफ आपस में जुड़ी हुई है। ये न्यूरल स्पाइन हो गया, ये होगी न्यूरल कैनाल, सेंट्रम हो गया। पहली का न्यूरल कैनाल दूसरे के न्यूरल कैनाल से जुड़ गया तो लंबी ट्यूब हो गई, ये आगे का सेंट्रम और पीछे का सेंट्रम हो गया, ठीक है। और यहां पे आपको मैं बता रहा था, यहां पर देखिए न्यूरल स्पाइन अब दिखाई दे रहा है, हाँ ये हो गया प्री ज़ाइगोपोफाइसिस हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली पीछे क्या होगा, पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस होगा। तो आप ऐसे आप इनको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे न्यूरल स्पाइन। अब अगेन इनमें क्या डिफरेंस आ गया आप देख लें, किसी में भी इतना बड़ा न्यूरल स्पाइन नहीं है, इसमें एकदम बड़ा सा न्यूरल स्पाइन है। और बात करें तो न्यूरल स्पाइन इस वर्टिब्री के साइज से भी बड़ा है, वर्टिब्री तो साइज में इतनी सी है, और न्यूरल स्पाइन कितना है, इतना बड़े साइज का है। तो ये एग्जैक्टली डिफरेंस है किसमें, एंटीरियर थोरेसिक में। पोस्टीरियर थोरेसिक दिखाते हैं आपको, ये वाली वर्टिब्री है, ये है पोस्टीरियर थोरेसिक। पहले मैं डायग्राम में समझते हैं, उसके बाद में देखते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक में इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार के लिए। देखो इस वर्टिब्री के पैटर्न से ध्यान से रखो आप, इसमें क्या होगा, यहां पर है न्यूरल कैनाल, यहां पर दिखाई दे रहा है सेंट्रम, ठीक है, और ऐसे इसमें ऊपर की तरफ आपको स्पाइन दिखाई देंगे 3, ऐसे, ये ऐसे आपको 3 स्पाइन दिखाई देंगे यहां पर, कहां पे, न्यूरल स्पाइन की जगह पे। एक स्पाइन तो सेंटर में है, और 2 स्पाइन कहां है, लेफ्ट और राइट में। हाइपोफाइसिस, बीच में न्यूरल स्पाइन, साइड में क्या है, हाइपोफाइसिस है। और यहां पर क्या है, ये आगे अगेन न्यूरल कैनाल, और ये क्या पार्ट है इसका, सेंट्रम होता है। इसका नाम क्या रखा हमने, एंटीरियर थोरेसिक। ये क्या है, पोस्टीरियर थोरेसिक बोन आती है, एंटीरियर थोरेसिक और पोस्टीरियर थोरेसिक है। इसको आप फिगर में देखो यहां पे, इसमें देखो, यहां आप देखेंगे ये क्या है, न्यूरल कैनाल हो गया, न्यूरल कैनाल के नीचे क्या है, सेंट्रम, सेंट्रम हो गया। और ऊपर की तरफ यहां पर देखें ये जो पार्ट निकले हुए हैं, ये वाले प्री ज़ाइगोपोफाइसिस है। ये क्या करेंगे, अपने से आगे वाली वर्टिब्री से कांटेक्ट बनाएंगे। ऊपर क्या है, ये बीच के अंदर एक स्पाइन है, न्यूरल स्पाइन है, और न्यूरल स्पाइन के साइड में 2 स्पाइन और दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं अलग करता हूं एक बार के लिए तो आप देख पाएंगे, ये देखिए न्यूरल स्पाइन सेंटर में, न्यूरल स्पाइन सेंटर में, इसके लेफ्ट और राइट के अंदर भी स्पाइन है, ठीक है ना, ये और है। यानी ऊपर की तरफ कितने स्पाइन दिखाई दे रहे हैं, 3, साइड में कोई स्पाइन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको फिगर में क्या बताया है, एटलस एक्सिस, टिपिकल सर्वाइकल, एंटीरियर थोरेसिक, और किसी के साइड में स्पाइन नहीं निकला हुआ, यहां पे साइड में, लेफ्ट और राइट में, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। पहले डायग्राम में देखते हैं, फिर बोन के अंदर देखेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जो डायग्राम बनाया था, ऊपर मैंने बताया न्यूरल स्पाइन, नीचे क्या बताया मैंने, हीमल स्पाइन बताया है। अगर जब यहां पे साइड में भी स्पाइन निकला हुआ हो, ऐसे इस तरीके से स्पाइन निकल जाए साइड में, और इधर भी ऐसा स्पाइन निकल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, पोजीशन की है ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर, साइड में निकले हुए इसलिए क्या बोलते हैं
ट्रांसवर्स प्रोसेस है। मैं वैसे ही आपको दिखाता हूं, ये देखिए, इस वर्टिब्री को आप देखें, इस वर्टिब्री में क्या है, न्यूरल कैनाल है, नीचे क्या है, सेंट्रम, ऊपर क्या है, न्यूरल स्पाइन, ठीक है। ये साइड में निकले हुए हैं, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, साइड में निकले हैं, क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। लेकिन अभी मैं बात करता हूं ये वाली पोस्टीरियर थोरेसिक, इसमें ट्रांसफर प्रोसेस नहीं है, देखो ये पोस्टीरियर थोरेसिक है, ये कौन सी है, लंबर है। दोनों में न्यूरल कैनाल है, दोनों में सेंट्रम दिखाई दे रहा है, दोनों में ऊपर कितने, 3-3 स्पाइन है, इसमें ट्रांसफर प्रोसेस है, इसमें नहीं है। इससे आप पहचान सकते हैं। तो जब आप एग्जाम में डायग्राम को ड्रॉ करते हो टेक्निकली, तो डिफरेंस क्या डालना है आपको। अगर साइड व्यू की बात करें तो हमने कहा यहां पे इसमें भी क्या है, एक स्पाइन है, और इसके यहां पे बैक साइड में एक स्पाइन, और यहां पर भी एक और स्पाइन निकला हुआ है। ये होगी न्यूरल कैनाल, यहां पर सेंट्रल, ये हो गया न्यूरल कैनाल, सेंट्रम, और साइड में यहां पर नीचे की तरफ क्या निकला रहता है, स्पाइन निकला रहता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो यहां पर अगेन मैं नाम लिख देता हूं एक बार, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, यहां के ट्रांसवर्स। अब सब में देख लो, आप इन सब में डिफरेंस की बात करो, हर एक में एक की फीचर है, इसमें ट्रांसफर प्रोसेस है, इसमें नहीं, और किसी में भी नहीं है। इसमें न्यूरल स्पाइन बहुत लंबा है, अकेला है, वो बाकी किसी में नहीं है। कॉमन फीचर, इसमें ऊपर 3 प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 3 प्रोसेस है, लेकिन इसमें ट्रांसफर प्रोसेस है, इसमें ट्रांसफर प्रोसेस नहीं है। तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, और एनिमल कौन सा है वो किससे पता लगेगा, सेंट्रम से। समझ आ रही बात। अब देखो यहां पे सेंट्रम की मैं बात, ये ट्रांसफर प्रोसेस में है, देखो ये 2 वर्टिब्री, देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखें और सिमिलरिटी देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये वाली है लंबर, लंबर का, और इस दोनों में देखो सिमिलरिटी है ना बहुत सारी। एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, यहां पर न्यूरल कैनाल है, ये न्यूरल कैनाल दिखाई दे रही है, इधर से भी दिखाई दे रही है, आर पार है, न्यूरल कैनाल है। नीचे सेंट्रम हो गया, न्यूरल स्पाइन भी है, लेकिन ट्रांसफर प्रोसेस कितने चौड़े हैं, हाँ ये किसमें होते हैं, लंबर में, और किसी में इतना चौड़ा ट्रांसफर प्रोसेस होता ही नहीं है। समझ रही बात, की फीचर को समझना है। अब इसके डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, तो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जब आपके सामने बोन पड़ी हो, तो आप क्या करें, बोन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले पकड़ लें, ठीक है ना। जैसे मैं इसका यहां डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको साथ साथ देखते रहिएगा। यहां पर आप देखेंगे ऐसे बना हुआ ये स्ट्रक्चर, यहां पर इसमें मुझे सेंट्रम दिखाई दे रहा है, यहां प्रीजैगोफाइसिस का पार्ट है, ये यहां पर आ गया, यहां से एक प्रोसेस और बना हुआ है, यहां पर है न्यूरल कैनाल का पार्ट, और यहां पे आप देखेंगे चौड़ा सा ट्रांसफर प्रोसेस है। इस तरीके से आपकी बोन बनी हुई है। ये कौन सी बोन है, हमने क्या कहा, लंबर। कौन सी है, लंबर वर्टिब्री है। और लंबर के बाद क्या आएगा, सैक्रल, और सैक्रल मैंने कहा फ्यूज हो गया, क्या बना लिया, सैक्रम बना लिया। ट्रायंगुलर बोन है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। देखिए अगर इसको आप टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई दे, चलिए साइड व्यू बना देता हूं। यहां से सैक्रम क्या होगा, आपस में फ्यूज हो जाएगी, यहां पर है छोटी न्यूरल कैनाल है, सैक्रल सारी जुड़ गई, सैक्रम बन गई, और यहां न्यूरल स्पाइन है जो ऐसे लाइन से लाइन खड़े, ऐसे खड़े में ही 90 डिग्री के ऊपर खड़े रहते हैं। ट्रायंगुलर बोन है, त्रिभुजाकार बनी हुई। तो सैक्रल क्या बन गया, इसमें सैक्रम बन गया है, सैक्रल क्या बन गया, सैक्रम बन गया। कॉडल तो कौन सी होती है, पूंछ में होती है, फ्यूज हो गया, कोकिक्स बना लिया। तो यहां पे उसकी कोकिक्स को आप देखेंगे तो ऐसी आपको दिखाई देगी, कॉडल वर्टिब्री आपस में जुड़ जाएगी। ये कौन सी है, कॉडल है, कॉडल वर्टिब्री। तो आप जब कभी भी रैबिट के बारे में लिखना हो तो इस तरीके से टेक्निकली जब आप समझेंगे ना, तो आपको रटने का काम नहीं रहेगा, और एग्जाम में सारी वर्टिब्री का आंसर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देंगे ऑस्टियोलॉजी में, तो गारंटी देता हूं इस तरीके से समझेंगे तो आप इसमें भूलेंगे नहीं, और सारा काम एक साथ हो जाएगा। सो नहीं बात। अभी एक मैं आपको पैटर्न बताऊंगा रैबिट का, जब कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम को ड्रॉ करना है तो आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, इन्हीं की पोजीशन के साथ साथ भी देखना है, ठीक है।